चलो बच्चों, अभी अपन क्या करते हैं, मार्केट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहले वाला क्वेश्चन तो आपको आसान लग रही होगा पढ़ने में। बोलता है इन द टेबल व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? जब आपका डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। कौन सी यूनिट पे बोल रहा है वो? कितने रुपए पे बोल रहा है? 4 रुपए में। देख लीजिए पहला आंसर 1 का सी। ठीक है, अज्यूम बोल रहा है वो कि व्हेन प्राइस इज 20 तो क्वांटिटी डिमांड इज 9 यूनिट्स। यानी आपका जब प्राइस 20 है तो क्वांटिटी डिमांड आपकी 9 यूनिट्स है। एंड व्हेन प्राइस इज 19 तो क्वांटिटी डिमांड आपकी 10 यूनिट्स है। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? तो सिंपल है, आपको हिसाब लगाना है। कैसे निकालेंगे आप? जल्दी बताइए। एक यूनिट कितने की थी? 20 रुपए की। तो पहले निकाल लो 20 इंटू 9 कितना आ जाएगा, निकाल लेंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका 19 इंटू 10। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 20 इंटू 9 कितना होगा? जल्दी बोलो। 180। और 19 इंटू 10 कितना होगा? 190। तो नए वाले को पुराने वाले से माइनस करते हैं पुराना। तो 190 माइनस 180। तो एडिशनल रेवेन्यू कितना कमाया आपने इसमें? 10 रुपये का। ठीक है, सही बोल रहा हूँ? अज्यूम करिए, बोल रहा है प्राइस इज 20 है और डिमांड वहाँ 15 है, और प्राइस जब 18 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 16 हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? 15 टू 16 के बीच में। तो वही फॉर्मूला आपको अपनाना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे अपन? पहले 20 इंटू 15 निकालेंगे। ठीक है, फिर 18 इंटू 16 निकालेंगे। ठीक है, 20 इंटू 15 कितना होगा ये आप सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 होता है मेरे ख्याल से जहाँ तक 300। ठीक है, 20 इंटू 15 कितना होता है? 300। और 18 इंटू 16 कितना होता है? 288। कितना आया डिफरेंस? 12 रुपए का। 15 से 16 में गए तो 12 रुपए का डिफरेंस आया। आया कि नहीं आया? ठीक है, आंसर होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से सी। 3 का भी आंसर होना चाहिए सी। सपोज अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग लेवल ऑफ आउटपुट, सपोज अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग लेवल ऑफ आउटपुट एमआर इज ग्रेटर देन एमसी। मतलब आपका रेवेन्यू ज़्यादा है आपके मार्जिनल कॉस्ट के मुकाबले। अब मैंने बताया था आपको, तो व्हाट शुड बी फर्म टू डू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। मैंने बताया था आपको, अपन जब ये दोनों इक्वल होते हैं तब अपन कोशिश करते हैं ना कुछ। अभी तो ये ज़्यादा ही है तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, आप क्या करोगे? अब मैंने बताया था जब आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आप ज़्यादा बेचने की कोशिश करोगे ना। तो आप ज़्यादा कमाई तो रहे हो यहाँ पर, तो आप ज़्यादा बेचने की कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बना के। तो ये क्या बोल रहा है? डू नथिंग। ये नहीं हो सकता। द फर्म शुड हायर लेस लेबर। इसका क्या लेना देना है उससे? फर्म शुड इंक्रीज प्राइस। ज़्यादा कमाने के लिए आपको ज़्यादा बेचना पड़ता है, ज़्यादा प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। फर्म शुड इंक्रीज इट्स आउटपुट। ठीक है, आंसर डी होना चाहिए इसका, और होना ही चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हाँ बच्चों, तो अपना क्वेश्चन था 5th वाला। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं बोलो? सो पहला ऑप्शन बोल रहा है वो द चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द चेंज इन आउटपुट। हो ही नहीं सकता, ये तो होता ही नहीं है। चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द चेंज इन आउटपुट। ठीक है, आपको तो पता है प्राइस से नहीं निकालते हैं हम इसको, रेवेन्यू से निकालते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू बोल रहे हैं ना, चेंज इन रेवेन्यू आएगा या चेंज इन आउटपुट आएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, नहीं चांस ही नहीं है। और यहाँ बोल रहा है चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी ड्यू टू चेंज 1 यूनिट आउटपुट। मतलब इससे आपका निकलता है टोटल रेवेन्यू, और फिर जो ऊपर का आप बेचते हो, जो भी बेचोगे उससे TR -1। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, और ये तो बहुत ही वाहियात ऑप्शन है इसका। सपोज अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 लाख। बहुत बढ़िया, 1 लाख रुपए कमा रहा है वो। दोस्तों एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 75,000 रुपये, बाहर पैसे पे करना है उसको इतना। ठीक है, अगर ओनर कहीं और काम करता तो 30,000 रुपये पर ईयर कमाता।
ये हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ही तो आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं। सो वी विल कंक्लूड, अब डिफरेंस निकालो ना आप इसका। 30,000 रुपये, मतलब यहाँ अभी वो नॉर्मली कितना कमा रहा है, इतना, अगर कहीं और करता तो कितना कमाता, इतना। तो 5,000 का उसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को एक बात बताओ, हुआ, नुकसान हुआ ना उसको, हुआ कि नहीं हुआ, इकोनॉमिक लॉस है ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट तो 25 हो नहीं सकती, क्योंकि है ना, अपन ने अभी तो पढ़े यार, है ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट और ये भी नहीं, हाँ ठीक है, ये तो हमको पता है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू होता है भाई, 1 लाख का तो रेवेन्यू है, कॉस्ट इतनी है ही नहीं, 75 के ऊपर तो एक्सप्लिसिट है ही नहीं, और एक प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। मैंने अभी तो बताया, इतना कमा रहा है, इतना बाहर कमाता, तो इतने का उसका इकोनॉमिक लॉस हुआ, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन, उसकी लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, बिल्कुल है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, बिल्कुल है, यूनिफॉर्म प्राइस है, बिल्कुल है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बिल्कुल है, एंड फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये परफेक्ट कंपटीशन का है, 7th का डी। विच इज व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व फेस बाय अंडर परफेक्ट मार्केट, ये तो पढ़े थे अपन ने, ऐसा होता है, ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू डिमांड कर्व, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो हॉरिजॉन्टल स्लोप आएगा इसका आंसर, है ना, 8th का ए। विच इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ अ फॉर्म, मैंने कैसा, ये ऐसा था, याद है, ये ऐसा था, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, सेकेंड ऑर्डर है ना, टू बी मैक्सिमाइज, कंडीशन फॉर और द प्रॉफिट ऑफ ए फॉर्म टू बी मैक्सिमाइज, है ना, ये होता है आपका ए आर इक्वल्स टू एम आर, है ना, ये जो कॉस्ट जा रहा है ये आपका होता है ए टी सी, आप उसको ए सी भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है प्रॉफिट को बढ़ाने की, तो व्हेन एम सी इक्वल्स टू एम आर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो चीज़ आपने, ये हो नहीं सकता, कंडीशन ही नहीं है, ये हमने कोई कंडीशन पढ़ी ही नहीं आज तक, है ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये चीज़ आपने, है ना। और ये थर्ड करेक्ट, जब एम सी इक्वल्स टू एम आर होता है ना, दो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है हमारी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। दो ऑर्डर है ना, दो कंडीशंस दी हुई थी उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर, यानी कि मोनोपोली, मोनोपोली का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। पहला बोला टी आर इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, तो ये तो है ना, हम लोग रेवेन्यू निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू, आपको याद होगा ऐसा डायग्राम बनता था टी आर का। ए आर इक्वल्स टू प्राइस, तो ये तो हमको पता है ना, होता है ए आर इक्वल्स टू प्राइस ही तो होता है। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व हम लोगों ने पढ़े, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व तो ये होता है जी। और लास्ट बोल रहा है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर, क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्राइस टेकर का, तो नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व नहीं है, ठीक है। 10th का सी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी, इंक्लूड रहता है, बिल्कुल रहता है ना, अपन इंक्लूड करते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के रूप में। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड, बिल्कुल सही, क्योंकि अकाउंटिंग में से वही लेंगे जो हमको बाहर के खर्चे, अंदर वाले हम ये अकाउंटिंग नहीं करते हम, बट वो इकोनॉमिक का पार्ट रहते हैं, ये ज़्यादा वाइडर कंसेप्ट है ना इसके मुकाबले। इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट इफ रिसोर्सेज ओन एंड यूज बाय द फर्म हैव एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेफिनेटली। अगर आपका कहीं और ज़्यादा पैसा कमाने का चांस होता तो डेफिनेटली ये वाला प्रॉफिट जो है आपका वो ज़्यादा ही दिखेगा ना, दिखाए वाले से, कमाने वाले से एक्चुअली, जो अपन ने ऊपर पढ़े। और अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू लेस इम्प्लिसिट कॉस्ट, व्हाट इज दैट मीन, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी टोटल रेवेन्यू से अगर मैंने आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस किया तो वो बोल रहा है अकाउंटिंग प्रॉफिट के इक्वल होगा, कैसे होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। विद द गिवन सप्लाई कर्व और डिक्रीज इन डिमांड कॉजेज, ये आपका सप्लाई कर्व है, डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है, ये ओरिजिनल था, डिक्रीज हो गई, तो क्या होगा, जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा, प्राइस तो कम होगा ना बेटा, क्योंकि डिमांड जो है वो आपके प्राइस सप्लाई के मुकाबले कम हो गई है ना, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम होगी, क्योंकि आप भी अपने सप्लाई को कम करने की कोशिश करेंगे,
तो ये बोल रहा है क्वांटिटी बढ़ेगी कैसे, क्योंकि डिमांड तो कम हो चुकी है तो वो भी कम होगी, प्राइस तो इंक्रीज हो नहीं सकता। ये तो फालतू बात कर रहा है। ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सी डायग्राम बना के किया तो ज़्यादा ईजी हो। इट इज अज्यूम इन इकोनॉमिक थ्योरी दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन ही बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान से पढ़ो। डिसीजन मेकिंग विद इन द फर्म इज यूजुअली अंडरटेकन बाय मैनेजर्स बट नेवर बाय ओनर्स। वो बोल रहा है आपको कि डिसीजन मेकिंग जो है फर्म में वो मैनेजर्स करते हैं, नॉट बाय ओनर्स। ऐसा थोड़ी ना होता है, ओनर्स भी तो लेते हैं डिसीजन, ये तो फॉल्स हो गया। द अल्टीमेट गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द फर्म एंड टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो बोल रहा है आपको कि अल्टीमेट गोल जो होता है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ही होता है हर फर्म का, ठीक है। वो बोल रहा है सी वाला ऑप्शन क्या है, पढ़ने की कोशिश करते हैं आपको। ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है ना, बी वाला 13 का भी सही लग रहा है। हाँ सर, अल्टीमेट गोल तो प्रॉफिट ही होता है, हमने तो यही पढ़े है ना, रिगार्डलेस चाहे वो छोटी फर्म हो या बड़ी फर्म हो, ये तो आपको पता है, चाहे सोल ट्रेडर हो जॉइंट स्टॉक, प्रॉफिट तो सभी को चाहिए। तो ये बहुत हद तक सही लग रहा है आपको, मगर ऑप्शन हम पूरे पढ़ेंगे। एज द फर्म साइज इंक्रीज सो डू इट्स गोल, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि साइज बढ़ने पर आपके गोल बढ़ते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा। और ये तो एक्सट्रीम आंसर हो गया, यहाँ बोल रहा है सिर्फ ओनर, यहाँ बोल रहा है सिर्फ मैनेजर, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, बी। इकोनॉमी अज्यूम कर रहे हैं ना अपन। अज्यूम दैट कंज्यूमर इनकम एंड नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट फॉर अ गुड बोथ डिक्रीज। इनकम भी कम हो रही है कंज्यूमर की और नंबर ऑफ सेलर्स भी कम हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं। इन आपका परचेसिंग पावर भी रिड्यूस हो रहा है, यानी डिमांड भी कम होगी। और ओके, मगर कितनी कम हो रही है, और उसमें लिखा है बेस्ड अपॉन दिस इन्फॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड विद सर्टेनिटी दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस विल। अब आप बताना क्या होगा, समझ गए, ये तो नहीं हो सकता, दोनों कम हो रहे हैं, प्राइस विल डिक्रीज बोल रहा है, ठीक है, प्राइस विल डिक्रीज। हमें नहीं पता ना दोनों कितने कम हो रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता रहेगा तभी तो हम बताएंगे कि प्राइस कम होगा ज्यादा होगा। इट्स लाइक डिमांड भी कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रहा है, बट कितना वी डोंट नो ना, वहां दिया नहीं है ना, है ना। क्वांटिटी ये तो हो नहीं सकता ना, क्वांटिटी तो कमी हो रही हो तो बात ही कर रहा है, और क्वांटिटी विल डिक्रीज। तो क्या बोल रहा है वो, उसने क्या पूछा, प्राइस के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा ना, वो एट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज। जब सेल नंबर ऑफ सेलर्स भी कम हो रहे हैं मार्केट से और कंज्यूमर की इनकम भी कम हो रही है, तो डेफिनेटली क्वांटिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, डिमांड भी डिक्रीज होगी, सप्लाई भी डिक्रीज होगा। प्राइस के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है, तो आंसर होना चाहिए इसका डी। ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। बच्चे क्या करेंगे, पट से प्राइस लिख देंगे, प्राइस नहीं हो सकता उसका आंसर, क्योंकि प्राइस के बारे में वो पूछ ही नहीं रहा है आपसे। और प्राइस का इन्फॉर्मेशन आप निकालोगे कैसे जब आप बता ही नहीं रहे कि कितने से कम ज्यादा हो रहा है। इफ द सप्लाई इंक्रीज इन ए ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, और अच्छा दोनों बढ़ रहे हैं बट सप्लाई की बढ़ने की स्पीड ज्यादा है, ओके, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस। बोलते इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ज्यादा रहेगा और क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। चलो यहाँ ऑप्शन भी पढ़ लिया हम लोगों ने। द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी हायर, ओके। इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा रहेगा बोला, पुराने वाले से ऐसा बोल रहा है। दोनों बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, बट सप्लाई ज्यादा तेजी से बढ़ा, सप्लाई ज्यादा तेजी से बढ़ा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता ना, प्राइस कैसे बढ़ेगा, प्राइस तो बढ़ ही नहीं सकता। देखो ना, इट्स लाइक ये डिमांड ये सप्लाई, अब डिमांड भी बढ़ रही है ना, बट सप्लाई ज्यादा तेजी से बढ़ गया है। देखो राइट साइड जाएगा ना अभी, तो प्राइस तो कम होना ही है, दोनों कम हो रहे हैं, दोनों कैसे कम होंगे यार, दोनों कैसे कम होंगे, डिमांड तो ज्यादा ही। द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस, तो लोअर ही हुआ ना, ये ओरिजिनल था ये न्यू वाला हो गया। और क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है कि नहीं, सप्लाई की क्वांटिटी डिमांड के मुकाबले ज्यादा है, तो आंसर विल बी डी, डी होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन समझो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। Assume that in the market for goods Z there is a simultaneous increase in demand। अच्छा simultaneously मतलब दोनों बढ़ रहे हैं, simultaneously एक साथ, तो प्राइस तो इक्विलिब्रियम ही रहेगा, है ना। मगर प्राइस का एग्जैक्ट तो नहीं पता ना, प्राइस बढ़ तो नहीं सकता क्योंकि आपको दोनों साथ में बढ़ रहे बोल रहा है, कम भी नहीं हो सकता, है ना, कम तो हो ही नहीं सकता, तो वो डी ऑप्शन भी हट जाएगा। एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, है ना, दोनों बढ़ रहे हैं ना, दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों बढ़े, सप्लाई और डिमांड, एंड अनसर्टेन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, हमें नहीं पता कि क्या इफेक्ट होगा, इसलिए अनसर्टेन आंसर होगा इसका, क्योंकि दिया नहीं है ना कौन कितने से बढ़ रहा है कितने से कम हो रहा है। तो आंसर सी होना चाहिए 16 का। क्वेश्चन समझ रहे हो ना किस तरीके से पूछ रहा है। सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर इंप्रूव, अच्छा अदर फैक्टर्स का इंपैक्ट आया, एट द सेम टाइम इंडिविजुअल डिस्कवर न्यू यूजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर, यानी अल्टरनेटिव यूजेस आ गए।
ग्रेटर यूटिलाइजेशन, ओके, मतलब कल डिमांड भी बढ़ने वाली भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। अब ध्यान देंगे, उसने क्या बोला, टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, अच्छा ठीक है, और आप लोगों ने भी अल्टरनेटिव यूजेस निकाले। ये नहीं बोला कि डिमांड सप्लाई पे क्या फर्क है, वो सिर्फ फायदे बता रहा है। समझ में आ रहा है? उसने ये नहीं बताया कितने से डिमांड, कहीं भी क्वांटिटी को लेके इंफॉर्मेशन है कि नहीं। तो प्राइस ऐसे कैसे बता दो प्राइस विल इंक्रीज, या तो लिखा ही नहीं ना कितने से दोनों बढ़ रहे हैं या कितना, क्या कोई रिलेशन ही नहीं बताया। तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई और लोगों को भी डिमांड, यानी लोगों को भी चाहिए वो, बट प्राइस हम यहां डिटरमाइन नहीं कर सकते। कैसे निकालेंगे आप सोचो ना, कोई रिलेशन तो दिया ही नहीं है। आंसर होना चाहिए सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट मार्केट। बहुत इजी आंसर है, ये है, ये भी है कि फैक्टर्स वहां इजीली मूवेबल होते हैं। एडवर्टाइजमेंट का तो कोई चांस ही नहीं है भाई, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तो होता ही नहीं वहां पर। तो आंसर होना चाहिए सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है, ठीक है। ऊपर कंडीशन भी थी, नीचे भी है, ओके। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स इन इंडस्ट्री है जी, आउटपुट ऑफ फॉर्म्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी बेचते हैं हम लोग ऐसे मार्केट में। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता नहीं है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो ऐसा होगा ना, परफेक्ट मार्केट में तो ऐसा होता है। तो आंसर होना चाहिए सी। और यहां लिखा है रिसोर्सेज आर वेरी मोबाइल, परफेक्टली मोबाइल होनी चाहिए, वेरी वेरी कुछ नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपनी। ये क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग होते हैं। मोनोपोलिस्टिक मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट। नॉट अ बोल रहा है, नाम से दिख रहा है होमोजेनियस हो ही नहीं सकता, बाकी सब तो है, ठीक है। मोनोपोली में अराइज इन प्रोडक्ट मार्केट बिकॉज आपके पास रिसोर्स का पार्ट है, ठीक है, जो सिंगल फर्म के पास है, ओके। आपको पेटेंट राइट मिल गया कि आप ही बनाएंगे उस गुड्स को, और सिंगल प्रोड्यूसर के पास में इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तीनों ही पॉइंट आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लग रहे हैं, तो आंसर होना चाहिए इसका ऑल ऑफ द अबव। ओलिगोपोली इंडस्ट्रीज आर फ्यू सेलर्स, फ्यू डोमिनेंट सेलर्स अपन ने पढ़े थे, और दूसरों के लिए वो बैरियर्स लगा रहे थे, दूसरों के लिए वो लोग बैरियर्स लगा रहे थे। तो फ्यू लार्ज फर्म्स बोल रहा है, अपन ने पढ़े थे कुछ छोटी भी होती है कुछ बड़ी भी होती है, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं। फिर लार्ज नंबर ऑफ, ऐसा तो कुछ पढ़े नहीं अपन, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स नो है ना, वन डोमिनेंट फर्म, ये तो ये प्राइस लीडरशिप में था अपन ने पढ़े थे, बट ऐसा अपन ने पढ़े फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड सब्सटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री, है ना। अब उसमें कुछ छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। हाँ जी, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। फ्यू डोमिनेंट फर्म्स जिनके बैरियर्स टू एंट्री है, फ्यू लार्ज फर्म, ऐसा नहीं पढ़े अपन ने, छोटी बड़ी दोनों हो सकती हैं उसमें, और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, यानी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, यानी बहुत सारी फर्म्स है बट सब लार्ज है, बहुत लार्ज नंबर हो गया, ये तो हो नहीं सकता, और ये तो अपन ने पढ़ी नहीं थे। प्राइस टेकिंग फर्म्स, अच्छा टेकिंग मतलब परफेक्ट मार्केट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्मॉलनेस, स्मॉलनेस उनकी क्या बताएगा। ये ऐसे कुछ पढ़े नहीं अपन ने, 10 एम्प्लॉयज वाला ऐसे कुछ है नहीं, ये हो नहीं सकता, वहां तो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं पढ़ा अपन ने एम्प्लॉय, और क्या बोल रहा है, एक के वजह से पूरे मार्केट प्राइस को फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर होना चाहिए डी। फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, फिर से परफेक्ट मार्केट आ गया, फिर से परफेक्ट मार्केट आ गया आपका, अपन ने पढ़ चुके हैं। परफेक्ट मार्केट के लिए AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस होता है। आंसर क्या होना चाहिए जल्दी बोलो, MR इज इक्वल्स टू प्राइस, यह आंसर होना चाहिए इसका बी, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे मैं निकाल रहा हूं आंसर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर फ्रॉम परफेक्ट मार्केट प्राइमरली बिकॉज, देखते हैं, यस सर, ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है आंसर। ये हो सकता है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट, वहां होमोजीनियस होते हैं, तो ये हो सकता है, ये तो चांस ही नहीं है सर, ये तो गलत बोल रहा है। नहीं, दूसरे भी एंट्री कर सकते हैं सर, अपन ने कहां पढ़े, वहां एंट्री हो सकती है। ओलिगोपोली और मोनोपोली में रोक लेते हैं वो लोग, और फ्यू बैरियर्स टू एंट्री, नहीं 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 नहीं, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, उसका अपन ने पोजीशन पढ़े। तो आंसर होना चाहिए इसका ए। द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटकम्स इन ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड परफेक्ट मार्केट आर सिमिलर बिकॉज इन बोथ मार्केट स्ट्रक्चर्स, मतलब लॉन्ग रन में जो आउटकम्स है मोनोपोलिस्टिक में, आप यहां पर भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हो, यानी कि P इक्वल्स टू ATC, ये ध्यान रखना, AVC भी निकल रहा है AFC भी, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो आप ज़्यादा अर्न कर ही नहीं सकते क्योंकि एक ही जैसा माल बेच रहे हो, और यहाँ पर लॉन्ग रन में भी आप यही ऐसा बोल रहे हो। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, क्या होगा, दोनों लॉन्ग रन में क्या अर्न करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, आंसर दिख ही गया ना आपको।
मैं बिना ऑप्शन के ही समझने की कोशिश कर लिया लॉन्ग रन में। ये तो लॉन्ग रन में ही ऐसा अर्न करते हैं, शॉर्ट रन में भी, और ये लॉन्ग रन में ऐसे ही करते हैं, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऐसा कुछ नहीं पढ़े हमने, ये तो हर मार्केट का है, तो ये दोनों नहीं है। पहले ये भी नहीं पढ़े हमने, उसका तो ऐसा रहता है ओलिगोपोली का, याद है? ये और ये याद है आपको? ठीक है ना, ऐसे कुछ ये होता है। प्राइस रिजिडिटी, किंग, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो आंसर होना चाहिए सी, 27 का सी। इन विच ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स फर्म बाय अ वेरी लार्ज। कौन से मार्केट में आपका जो डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइस है बहुत ज़्यादा होगा? आंख बंद करके बोलेंगे मोनोपोली, आंख बंद करके। एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज, मैं आपको बिल्कुल कई बार पढ़ा चुका, एक बार डिमांड कर, पढ़ेगे नहीं पढ़े अपन ने? AR इक्वल्स टू प्राइस और प्राइस इक्वल डिमांड कर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज फॉर्म हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस? इनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। नाम से चलो, ये खुद ले सकते हैं अपने प्राइस, ये खुद अपने प्राइस डिसाइड करते हैं, ये भी अपने प्राइस डिसाइड करते हैं, ये तो जो बोलते हैं वो डिसाइड कर, इनको लेना पड़ता है। तो डी आंसर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या है? द मोनोपोली चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर इज कमोडिटी टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर। तो 31 का अच्छा, ये पहला भी आंसर हो सकता है। फिर फॉर डिफरेंट यूजेस, ठीक है, ये भी हो सकता है। और वो एट डिफरेंट प्लेसेस, बिल्कुल, ये तो अपन ने पढ़े थे, एक मार्केट में अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, दूसरे मार्केट में अलग कर रहे हो। तो आंसर होना चाहिए इसका एनी ऑफ द अबव। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबली ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट इज, बोलो, याद है अपन ने पढ़े थे, एक मार्केट में आप 24 रुपए कमा रहे हो मार्जिनल रेवेन्यू, एक में 15 रुपए कमा रहे हो, तो जहां ज्यादा कमाओगे वहां लेके जाओगे, तो डिफरेंट ही होता है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? डिफरेंट। तभी तो आप एक मार्केट से दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट को ले जाते हो। अपन ने लास्ट में पढ़े थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोनोपोली द किंग डिमांड कर हाइपोथेसिस इज डिजाइन टू, क्या पढ़े थे अपन ने? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं उसको? अब भी तो पढ़ा है, प्राइस रिजिडिटी। आप चाह के भी इससे हिल नहीं सकते, ना ऊपर ना नीचे। ऊपर जाओगे तो ग्रेटर देन 1, नीचे जाओगे तो लेस देन 1। द फर्म इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ प्राइस टिकर। 50 बार अपन पढ़ चुके हैं इसको। किस अजम्पशन पे? मगर वो किस अजम्पशन पे वो पूछ रहा है, ठीक है। फर्म हैज सम बट नॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर। अबे इनका तो कोई कंट्रोल होता ही नहीं, ये तो फालतू बात हो गई। फिर बोल रहा है देयर आर सो मेनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, एनी इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट अफेक्ट द मार्केट। ठीक है, यहां तक हमको चीजें समझ में आ रही हैं, ये हो सकता है। ईच फर्म प्रोड्यूस होमोजेनियस प्रोडक्ट, तो ठीक है, ओके। एंड देयर इज इजी एंट्री और एग्जिट। इससे थोड़ी ना प्राइस का रिलेशन है। वो बोल रहा है किस वजह से आप प्राइस टेकर है, रीजन क्या है उसके पीछे, तो सिंपल है। इससे थोड़ी ना प्राइस टेकर हो जाओगे आप। ये तो कई बार आसपास में दो लोग एक जैसा सामान बेचते हैं, तो हो सकता है वो अपना प्राइस को डिसाइड करें, ये रीजन है। सो मेनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट एंड एनी इंडिविजुअल कैन नॉट अफेक्ट। तो जब आपको पता है कि आपसे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, तो जो बोल रहे हो उसमें बेच डालो। तो आंसर होना चाहिए इसका बी। सपोज दैट द डिमांड कर्व फॉर XYZ स्लोप डाउनवर्ड, राइट, ओके, मतलब ऐसा। सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर्म ऑपरेट इन परफेक्ट मार्केट में कैसे होगा, इसमें तो हॉरिजॉन्टल होता है। फॉर्म कैन सेल ऑल व्हाट इट वांट्स टू बी, ऐसा नहीं होगा। वो तो प्राइस कम कर रहे हैं ना जी, प्राइस कम करके अपनी एडिशनल यूनिट को बेच रहे हैं और फिर मोनोपोली क्रिएट करते हैं। तो अपन ने पढ़े थे, याद है, दे आर नॉट प्राइस टेकर, दे आर द प्राइस मेकर। देखो आ गया आंसर, आ गया। ये इसका कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। आंसर होना चाहिए इसका सी। अपन ने पढ़े थे ना, प्राइस कम करके आप अपने रेवेन्यू भी कम करते हो, बट इतना नहीं कम करते कि जिससे एवरेज रेवेन्यू आपका नेगेटिव हो जाए। मार्जिनल कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, याद है आपको? ऐसे पढ़ाया था मैंने आपको। और ये होता है आपका टोटल रेवेन्यू। ये जब मार्जिनल 0 होता है तो वो हाईएस्ट होता है, और AR अपने मिड पे रहता है। AR ये वाला, MR, और ये हो गया आपका TR। ठीक है। इफ ये क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल होते हैं, ध्यान से पढ़ना इसको। इफ फॉर्म्स इन द टूथपेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग मार्केट शेयर, विच मार्केट शेयर वुड बेस्ट डिस्क्राइब द इंडस्ट्री? विच मार्केट स्ट्रक्चर, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है? सबका अपना अपना एक मार्केट शेयर है।
अच्छा 18%, 14%, यानी फ्यू फॉर्म्स है, इनका डोमिनेंस है, फ्यू फॉर्म्स है बट इनका डोमिनेंस है। ठीक है, मार्केट शेयर भी हमने देख ली। कौन सा होगा, आंख बंद करके बोल दो, खत्म है बात। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, फ्यू है ना रे, सबका अपना मार्केट शेयर है, ये हो नहीं सकता क्योंकि किसी एक की मोनोपोली तो दिख रही नहीं। आंसर क्या है, सी, ओलिगोपोली। द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली अज्यूम, क्या पढ़े थे अपन ने, क्या अज्यूम करते हैं, ना प्राइस को बढ़ाते हो ना प्राइस को कम करते हो, जिस प्राइस पर हो उसी प्राइस पर लोगे, यही पढ़े थे अपन लोग ने। तो पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला बोल रहा है ऑप्शन, द रिस्पॉन्स टू अ प्राइस इंक्रीज इज लेस देन द रिस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज। वो बोल रहा है कि प्राइस बढ़ाने का जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा होगा। नहीं नहीं नहीं, प्राइस बढ़ाने का नहीं, प्राइस कम करने का ज्यादा होता है। और ऐसा पढ़े भी नहीं अपन ऐसे कुछ बात। द रिस्पॉन्स टू अ प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रिस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज। ओके, यानी कैसा कि जैसे ही आपने प्राइस को बढ़ाया, याद है, तो आपकी डिमांड के मुकाबले आपके कंज्यूमर की डिमांड पे लोग चले जाते हैं, क्योंकि प्राइस तो ऑलमोस्ट सबका सेम है। याद आया ना, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, याद आया होगा आप लोगों को। तो रिस्पॉन्स टू अ प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रिस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज। जहां कोई प्राइस को बढ़ाएगा हम शिफ्ट हो जाएंगे तुरंत दूसरे की तरफ। नहीं, ये तो होती नहीं, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 होती है, तो मैंने पढ़ा दिया आपको। और ये भी नहीं हो सकती, ये तो इनफाइनाइट बोल रहा है। तो आंसर क्या होगा, ए और बी में ऑप्शन में समझा। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि प्राइस बढ़ाने का इंपैक्ट उतना नहीं होगा जितना कम का होगा, और मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस बढ़ाने का ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ाने से क्या हो रहा है, आपके पूरे कंज्यूमर किसी और के पास चले जाते हैं, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है, क्योंकि है तो कम ही लोग ना। चलिए अब आ जाएंगे हम लोग 38 में। पानी पी के आ गया मैं, थोड़ा प्यास लग रही थी। अ फर्म एनकाउंटर इज शट डाउन, मैंने बढ़ाया था वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं होगा, अब शट डाउन कर देंगे। तो मगर उसको फॉर्मूले के थ्रू पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बोलता है एटीसी इज इक्वल टू प्राइस एट द, ये तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया ना, यहाँ कैसे शट डाउन करोगे, एटीसी रिकवर हो रहा है मतलब एएफसी भी हो रहा है, एबीसी भी हो रहा है। एवरेज वेरी, बहुत चांसेस सर ये आंसर हो सकता है। ये अगर निकल रहा है तो एबीसी निकल ही रहा है ना, पहले तो वेरिएबल ही निकलता है, तो ये तो शटडाउन वाला पॉइंट नहीं हुआ। और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस एट द, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये तो अपन ऐसे, मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, बट ये शॉर्ट रन का हुआ। आंसर क्या आएगा, एबीसी, ये शटडाउन पॉइंट होता है आपका, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। सपोज दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट, आप एक ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट पे हैं जहां आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब वो मिनिमाइज हो रहा है, इसका मतलब वो मिनिमाइज हो रहा है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये चीज। इट मीन्स अ फाइम फाइंड्स दैट मार्केट प्राइस इज, हाँ, तो फट से आ गए अपन। प्रॉफिट मैक्सिमम, ओके, फर्म फाइंड्स दैट मार्केट प्राइस इज लेस देन, उन्होंने देखा कि जो उनका मार्केट प्राइस था, मतलब अपन उसको प्राइस ही ले लेते डायरेक्ट, इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये बंद करने वाला इशू नहीं है, बट ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो निकल रहा है ना आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्म शुड शट डाउन, काय को शट डाउन करेंगे, ये तो रिकवर हो रहा है ना। फर्म शुड रेज इट्स प्राइस इनफ टू कवर इट्स लॉसेस, काय को प्राइस बढ़ाएगा, लॉसेस तो हो ही नहीं रहा है उसको, एबीसी तो निकल ही रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फर्म शुड मूव इट्स रिसोर्सेज टू अनदर, ये तो लॉजिक ही नहीं है, इसका मतलब शटडाउन ही होता है ना। फर्म शुड कंटिन्यू ऑपरेट इन, ये पढ़ने पड़े थे कि शॉर्ट रन में आप कंटिन्यू कर सकते हो टू मिनिमाइज द लॉसेस, शॉर्ट रन के तो है ही, लॉन्ग रन में कब तक के एबीसी पे चलाओगे अपना धंधा। तो आंसर होना चाहिए इसका सी। नहीं सॉरी, आंसर होना चाहिए इसका डी, क्या बोल रहा हूं मैं, सी। 40 क्या बोल रहा है, प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओ माय गॉड, अब क्या करना चाहिए आपको, आंसर आप बिना ऑप्शन के भी दे सकते हो। आंसर डी होगा ना इसका, नॉट रिकवरिंग, खत्म बात, आंसर आ गया। अब प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट, सप्लाई शेड्यूल, याद आया, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई कर, पढ़ाया था मैंने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, याद आया। प्राइस बढ़ाते जा रहे हो तब तक के, जब तक के आप रिकवर कर रहे हो तो वो आपका सप्लाई कर भी होगा, तब तक के आप बेचते भी रहोगे माल को। तो मेरे को तो लगता है आपको आंसर आंख बंद करके समझ में आ जाना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, याद है। वन कैरेक्टरिस्टिक
और नॉट टिपिकल ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री। ओके ठीक है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पहला ऑप्शन ही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिमांड का परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का है। हाँ, ये भी एडवर्टाइजमेंट पे बहुत बेस्ड है। ये भी सही है और ये भी सही है। एक प्राइस लीडर होता है ना, कभी कभी मैंने टाटा नमक का एग्जांपल दिया था आप लोगों को। अब जैसे जियो है, द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथपेस्ट इंडस्ट्री इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, टूथपेस्ट इंडस्ट्री के बारे में बताइए दोस्तों, कितनी इंडस्ट्रीज होंगी? सोच समझ के आंसर देना, ऐसे कुछ भी नहीं। मेरे को लगता है 10 से ज्यादा कंपनियां होंगी डेफिनेटली, तो 10 से ज्यादा है तो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव। फ्यू थोड़ी ना यार, टूथपेस्ट कितने सारी कंपनियां देखो ना, तो मतलब ऐसे गिनने जाएंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, और उसमें कोई प्राइस लीडर भी नहीं है, सबकी अपनी ब्रांड लॉयल्टी है और सब सिमिलर प्राइस पे ऑलमोस्ट। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के बारे में बताओ, चलो बाहर में गई दुनियादारी। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री बोलो आप। सर कोक पेप्सी और एक दो कंपनियां नाम सुने, क्योंकि बाकी तो कोक पेप्सी का ब्रांड है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 तक जा रही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता और ये तो है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा? ओलिगोपोली। सोच समझ के आंसर देना है। आपको वो सोप इंडस्ट्री पूछ सकता है, सोप इंडस्ट्री भी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव मोनोपोलिस्टिकली। सीमेंट इंडस्ट्री बोलेगा तो सीमेंट इंडस्ट्री भी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव है, वो ओलिगोपोली भी हो सकती है। वो देखना आपको, अगर उसने बोला कि डिजिटल कार्ड इंडस्ट्री जैसे, तो वो ओलिगोपोली है, कहीं मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपए, ठीक है। वो डुओपोली भी ऑप्शन में देगा, अगर आप ओलिगोपोली करना। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बोल रहा है। इवन अ मोनोपोलिस्टिक फॉर्म कैन हैव लॉसेस, बिल्कुल जी, मोनोपोली को भी। फॉर्म्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, बिल्कुल, प्राइस टेकर ही होते हो। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर्म। आप इसमें कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे? इसमें तो कर ही नहीं सकते आप, है ना। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे यार, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, जल्दी बोलो। आंसर क्या होगा? कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आते, काय में? परफेक्ट मार्केट में। तो आंसर क्या होगा? बी। आते ही नहीं ना परफेक्ट मार्केट में, अपन ने पढ़े तो हैं। उसका डायग्राम ही बड़ा खतरनाक था, आपको याद होगा तो, सब यहीं आके मिल जाते थे, याद है? वो यहाँ से ये भी जा रहा है, यहाँ से ये भी जा रहा है। वो LMR इक्वल्स टू SMR इक्वल्स टू, पूरे याद है? LMC इक्वल्स टू SMC इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू डिमांड का पूरा एक साथ मिल जाता है। 47 का आंसर देखेंगे अपन। 47 क्या बोल रहा है? फॉर्म्स आर अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा? 3 कंडीशन पढ़े थे अपन ने, ये एक उसमें कंडीशन है। ये तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वाला है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वाली स्थिति है, ये हो नहीं सकती, ठीक है, ये आती भी नहीं, और ये अपन ने ऐसा कुछ पढ़े भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? AC इक्वल्स टू AR। जब AR इज ग्रेटर देन AC हो जाएगा तो सुपर नॉर्मल, और जब ये लेस देन हो जाएगा तो लॉसेस। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट क्या है, नहीं तो आंसर होता है ये सब कंडीशन पे ध्यान रखना। अब बोल रहा है फर्म्स मिनिमम पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रही हैं, एवरेज कॉस्ट करते हैं मिनिमम पॉइंट पर, सो देयर विल बी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, देयर विल बी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट पे याद आया कंडीशन, MC हमेशा नीचे से कट करता है। याद आ रहा है क्या? मैंने क्या पढ़ाया था भाई, बोलो ना यार। ये तो हो नहीं सकता, ये तो अपने पढ़े भी, नॉर्मल प्रॉफिट वाली कंडीशन है। MC हमेशा याद है AC को कट करता है, ऐसे कट करेगा ना, ऐसे जाता है, और ये मिनिमम पॉइंट हुआ इसका, याद आया? तो आंसर है ये मिनिमम पॉइंट होता है इसका। 49 C। 49 का क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर हो सकता है? When dash there will be allocated efficiency, meaning thereby that the cost of the last unit is okay, the last unit का मतलब marginal cost is equals to price, okay, price consumers are willing to pay, जितना वो पे करना चाह रहे हैं उतना ही चार्ज कर रहे होंगे, so that the right goods are being sold to the right people at the right price, okay। अब प्राइस मतलब प्राइस इक्वल्स टू AR भी होता है, मतलब आप एवरेज रेवेन्यू होता है कि नहीं होता है, तो मतलब MC इक्वल्स टू AR होगा इसका आंसर। बाकी जगह तो हो नहीं सकते ऑप्शंस, मैंने पढ़ाया था ना, P इक्वल्स टू R, एवरेज रेवेन्यू। ऐसे आंसर निकाले जाते हैं, समझ रहे हो? और एग्रीकल्चर गुड्स मार्केट डेपिक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लोज टू, एग्रीकल्चर गुड्स बोलो यार। एक खेत से लोग सामान बना प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक ही जगह पर लाकर बेच रहे हैं,
बताओ क्या आएगा? ऐसे ब्रांड पे खरीदोगे एग्रीकल्चर गुड्स? आपने सब्जी मार्केट को अज्यूम करो ना यार, सब्जी मार्केट अज्यूम करो, क्या होगा बोलो? अरे यही होगा ना बाबा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट? यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बोल रहा है वो, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, ऐसा नहीं दिया तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव होगा। सर ये तो है, ये तो है सर, ये भी है सर, लार्ज है ना, लार्ज सेम सेम ही होते हैं ना, होमोजेनियस। ये कैसे हो सकता है? ये तो चांस ही नहीं है बेटा, तो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हैं हमेशा। आंसर ये होगा। और ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट वुड मोस्ट क्लोजली सेटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट? सोचो। इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होता, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको याद है? रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। केबल टेलीविजन वाला बोल रहा है, ये भी नहीं होता भाई, इसमें कहां से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, सबके अपने अपने प्राइसेस हैं। कोला, कोला मार्केट भी नहीं होगा। मिल्क बोल रहा है वो, सब दूध लाकर, इन्हें सबकी गाय है, भैंस जो भी है, और फिर मार्केट पर लाकर वो एक ही प्राइस पर ऑलमोस्ट बेचते हैं। मिल्क इंडस्ट्री आ सकती है, सिमिलर ही होते हैं ना प्राइसेस ऑलमोस्ट। और वहां पर दे आर द प्राइस टेकर्स, सभी की प्राइस पर बेचते हैं। फिर यहाँ का प्राइस टेकर है तो अपने अपने हिसाब से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लॉजिक से आंसर आएंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? अच्छा नहीं, ये नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल होता है, याद है? डिमांड कर्व लाइज अबव द मार्जिनल कर्व, नहीं आके बाबा। डिमांड कर्व आपको समझ आ रहा है? इसको ऐसे बोल रहा है वो, अबव बोल रहा है ना, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, अबव द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। और एवरेज रेवेन्यू नीड नॉट टू बी इक्वल टू प्राइस, नीड नॉट टू बी इक्वल टू प्राइस, तो अपने पढ़े तो होना चाहिए, होना चाहिए ना। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस ही तो होता है, और इसी को हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। और प्राइस इज गिवन एंड डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम इन द एंटायर मार्केट। प्राइस इज गिवन एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम इन द एंटायर, प्राइस इज नॉट गिवन, प्राइस हैज टू बी फाइंड आउट बाय द डिमांड एंड सप्लाई, नॉट पहले से दिया हुआ नहीं रहता है ना। सॉरी मैं शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या क्या नहीं है पूछ रहा है। अच्छा क्या एक्यूरेट है पूछ रहा है, तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लाइज अबव, इक्वल होना चाहिए, नहीं नॉट टू बी बोल रहा, तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? यस, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। प्राइस इज गिवन, यस, इक्विलिब्रियम, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई से निकालते हैं हम लोग, और उससे प्राइस फाइंड आउट होता है। दे आर द प्राइस टेकर, प्राइस जो रहेगा वो आपको फॉलो करना होगा। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं समझा कि यहाँ नॉट लिखा है और यहाँ लिखा हो सकता है नॉट, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं हो गया, आप मत होना, ठीक है? क्योंकि मैं आपके साथ सॉल्व करके भेज रहा हूँ आपको डायरेक्ट, आपको समझाने के लिए। हैंड टूल्स यानी हैमर्स और स्क्रू ड्राइवर, अच्छा डोमिनेटेड बाय, डोमिनेटेड, अरे सर स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स बट डोमिनेटिंग है सर, बहुत कुछ लग रहा है ओलिगोपोली से, ये तो हो नहीं सकता ना सर, नाम से लग रहा है ना, डोमिनेटेड बाय 1 2 3, दो और 10 के बीच में ओलिगोपोली। 55 क्या बोलता है? मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मैनी फर्म्स सेल प्रोडक्ट एट सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, मोनोपोलिस्टिक। आंसर ये होना चाहिए इसका, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होते। When an oligopolistic individually chooses its level of production to maximize its profit, if charges a price, okay, oligopoly बोल रहा है वो, level of production to maximize its profit, charges a price that is more than the price charged by other monopoly or competitor। इनसे इसका क्या लेना देना है यार, ये भी लेना देना नहीं है। लेस देन द प्राइस, ये तो ऑप्शन ही इररिलेवेंट हो जाता है। मोर देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली, अरे यार, हाँ आप देखो, उसको अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को चूज करना है टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट। कब मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा? इफ चार्ज अ प्राइस दैट इज, इससे कम आप प्राइस चार्ज करो तो आपकी मोनोपोली बढ़ी है। बढ़ाया था मैंने, मोनोपोली में आने के लिए आपको प्राइस कम चार्ज करना होगा इनके मुकाबले, और कॉम्पिटिटिव वाले से ज्यादा, है ना। मतलब ये हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, तो इनसे ज्यादा चार्ज करो प्राइस क्योंकि आप डोमिनेटेड फॉर्म में हो ना, और इनसे कम करो क्योंकि ऑलरेडी मोनोपोलिस्ट है। ये आपको ऐसे ऑप्शन चूज करना था। इनसे ज्यादा कैसे करोगे आप? वो नहीं कर सकते, आपकी मोनोपोली तो है नहीं। और इनसे कम कैसे करोगे, है ना? ठीक है, आंसर होना चाहिए इसका डी। वो बोल रहा है क्या चूज करेगा अपनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए,
डेफिनेटली एग्जिस्टिंग वाले से कम प्राइस चार्ज करेगा और जो होमोजेनियस वाले उससे ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा। लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटिव मार्केट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है, तो आपको बताया था मैंने। नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज, मैंने बताया था, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं उसको, है ना। तो और क्या क्या हो सकता है देखते हैं। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट में और क्या होता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट में तो अपन ने पढ़े थे, ये हो गई आपकी मार्जिनल रेवेन्यू, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, ये हो गया आपका MC इक्वल्स टू MR, याद है। और सर जी तो ये हो गया, ये भी एक पॉइंट आएगा नॉर्मल प्रॉफिट का। हाँ जी, एफिशिएंट स्केल, क्योंकि इसके आगे तो अब आपका MC बढ़ने लगेगा ना, तो ये नहीं हो, ये भी आंसर आ जाएगा, ये एफिशिएंट पॉइंट होगा। और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, इन ऑल ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट। लॉन्ग रन में पूछा था तो मैं लॉन्ग रन का डायग्राम भी बना सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग रन में आपको याद होगा, ये जो होता है ये एफिशिएंट स्केल होता है ना, और यही आपका होता है मार्जिनल कॉस्ट, याद है ना। और ये होते हैं आपके रेवेन्यूज, क्योंकि लॉन्ग रन में सब क्या अर्न करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, ना ज्यादा ना कम। 58 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है, मोनोपोलिस्टिक, नॉट अ, ये तो है, ये भी है। लॉन्ग रन में अब भी तो पड़ा है नॉर्मल प्रॉफिट, ये नहीं है। मेनी सेलर्स भी है, तो आंसर होना चाहिए इसका 58 का भी, ये होना चाहिए आंसर, ठीक है। इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट मतलब चांस ही नहीं आपके पास सप्लाई को बढ़ाने का, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, आप सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते। डिमांड तो बढ़ सकती है ना, वो दिक्कत क्या है उसमें? सप्लाई इज फिक्स्ड, डिमांड तो बढ़ सकती है, क्या है फेस्टिवल्स में तो अब जिसको जितना खरीदना आएगा ना, मगर आपने जितना बना लिया उतना बना लिया। टाइम एलिमेंट वॉज कंसीव्ड बाय, ये आपको अब ये तो आपको पता होना चाहिए, ये मेरे को लगता है इसमें अब सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप क्या बताएंगे, ये आप थोड़ा रिवीजन में देखिएगा। मेरे हिसाब से आंसर चचा होना चाहिए, अल्फ्रेड मार्शल चचा, ये तो स्कैरसिटी वाले थे। पीगू साहब भी डिमांड से रिलेटेड बात कही थी इन्होंने, और ये तो फ्री मार्केट को प्रमोट करते हैं। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में टाइम एलिमेंट को लेकर जिक्र किया है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बोलो बोलो सर, प्राइस इनटू क्वांटिटी, सिंपल, क्वांटिटी सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला इज रेवेन्यू अर्न्ड पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट आउटपुट होना चाहिए इसका आंसर, डेफिनेटली आउटपुट ही होगा ना, इनपुट थोड़ी ना होगा, जितना बेचोगे पर यूनिट उसके हिसाब से। AR can be symbolically written as average revenue unit, TR equals to quantity, ये हुआ total revenue upon quantity, and AR is also known as price and demand curve, वो नीचे आई गया देखो is also known as price, क्योंकि आप इतना तो कमाना चाहेंगे ही ना। 65 क्या बोल रहा पढ़ते हैं। अच्छा, टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है उससे हम निकालते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, तो लास्ट यूनिट से निकालते हैं ना हम लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं ना। तो ये क्या बोल रहा है, ये परचेस कहां से आएगा? रेवेन्यू के बाद चल रही कौन? सेल्स ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। अच्छा, एडिशनल यूनिट मतलब लास्ट, ओके, बहुत चांस है इसका। ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो गए ना, मतलब आप बिस्किट भी बेच रहे हो और ब्रेड भी बेच रहे हो, वो नहीं, ये आंसर होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए। 66 का व्हेन E मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 देन MR इज, ये पूरा फॉर्मूला लिखा था याद है, इक्वल टू 1 भी था, लेस देन 1 वाला भी था, तो डेफिनेटली MR ज्यादा है ना, मतलब आपका तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसमें तो 1 आएगा और ये इसमें नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, अरे आ ही गया, अरे इजी क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम। व्हेन E इक्वल्स टू 1 MR इज 0, यानी 1 आ गया मतलब आप मार्जिनल रेवेन्यू तो नहीं कमा रहे ना, MR इज 0, मार्जिनल रेवेन्यू नहीं, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, मार्जिनल रेवेन्यू अपने कुछ भी नहीं कमाया, 0। व्हेन E इज लेस देन 1, अभी पढ़ा है मैंने आपको, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ये पूरा फॉर्मूला बना हुआ है, अपन ने 3 फॉर्मूले जो रेवेन्यू कंसेप्ट में पढ़े थे अपन ने, 3 फॉर्मूले है ना। 69 इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट रेफर्स टू, अच्छा, वेयर बायर एंड सेलर बार्गेन, ठीक है जी, यहाँ पर प्राइस भी आ गया और सेलर बायर भी आ गए, मेरे बाहर में गए, ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। ए
70 का क्या होना चाहिए बोलो? परफेक्ट मार्केट है भाई, परफेक्ट मार्केट का आंसर तो आंख बंद करके आना चाहिए आपको। ये तो होते नहीं वो, ये कैसा, ये तो कोई आंसर हो नहीं सकता। दे आर द प्राइस टेकर, ठीक है। 71 मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। 71 का ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। कितने डिग्री होते हैं? फर्स्ट डिग्री, जिसमें आप कंज्यूमर का पूरा सरप्लस ले लेते हैं, याद है? लग्जरी गुड्स, है ना, प्रेस्टिजियस गुड्स, लग्जरी गुड्स, एकदम अपग्रेडेड गुड्स। सेकंड डिग्री में क्या था? अ पार्ट ऑफ सरप्लस लेते हैं आप कंज्यूमर का, याद है, जितना वो देना चाह रहा है उसका एक पार्ट। और थर्ड में आप कोई सरप्लस ले लेते हैं, तो जीरो सरप्लस। सबको सिंपल प्राइस चार्ज करते हैं, इक्वल। 73, ये सब क्वेश्चन आते हैं जो डिग्री में पढ़ाया मैंने आपको, रिविजन अच्छे से करने हैं। 73 क्या बोल रहा है? अंडर मोनोपोली द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस इज नन, है ना, वेरी कंसिडरेबल। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ओवर प्राइस इज सम का मतलब क्या है? कंसिडरेबल ही होगा ना। हाँ, होता है भैया डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। 74 पेरिशेबल गुड्स लाइक, अच्छा ओके 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 ओके। पेरिशेबल गुड्स, सोचो, खुद सोचो, कहाँ लेने जाते हो सब सामान को तुम? सोचो, ऐसा तो नहीं ना नागपुर से लेके आते हो। आप अपने अपने नजरिए से सोचो, कहाँ मिलता है ये सामान आपको? डेफिनेटली कहाँ मिलेगा बोलो? लोकल मार्केट में। वो ये नहीं पूछ रहा वो कहाँ बेचता है, आपको कहाँ मिलता है ये बताना है आपको। बहुत इजी है। एट प्राइस P1, P1 कहाँ गया? ये हो गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट, और ये आपका यानी P इक्वल्स टू MC हो गया है। तो वो बोल रहा है आपसे कि फॉर्म इन द फिगर वुड प्रोड्यूस, कितने आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो, आपसे क्वेश्चन पूछा है उसने। इसका आंसर आप बताएंगे, सोचो सोचो आप कितना होगा। Q3 एक जीरो आउटपुट बोला उसने कि मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा। एक बोल रहा है Q3 की तरह ये Q3 मतलब ये आ गया। P1 पे बोल रहा है, P1 का मतलब समझता है आपको क्या है? मतलब ये वाले प्राइस पर, ठीक है। Q5 मतलब ये हो गया, और Q6 मतलब ये हो गया। तो बोल रहा है एट प्राइस P1 द फॉर्म इन द फिगर विल प्रोड्यूस। P1 पे आप कुछ बना रहे हो क्या? देखो कुछ आउटपुट बन रहा है क्या आपका? P1 पे तो जीरो आउटपुट है ना, कुछ बनाया कहाँ है आपने? अभी गुड्स बनाना तो आपने चालू किया ही नहीं। उसका आंसर होना चाहिए जीरो आउटपुट। द फॉर्म इन द फिगर वुड प्रोड्यूस जीरो आउटपुट, ठीक है। सेक्युलर पीरियड, मेरे ख्याल से सेक्युलर मार्केट इज ऑल्सो नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। मेरे ख्याल से मैंने आपको बढ़ाया था, क्योंकि वहां पर जिसको जो बेचना अपने हिसाब से बेच सकता है। सेक्युलर का मतलब ही होता है सब सामान, सबको पूरी फ्रीडम है, पूरी हर चीज की आजादी है। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट होना चाहिए। ये ऐसा डायग्राम आता है सेक्युलर, जिसको जब जैसे बेचना है वैसे। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सोचना थोड़ा सा। सर स्टॉक एक्सचेंज अनरेगुलेटेड तो नहीं हो सकता सर, उसको रेगुलेट करता है कौन? सेबी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। द मार्केट फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर इज नोन एज, डेफिनेटली रिटेल मार्केट। वहां से माल लेके आप थोड़ा ना कहीं और बेचने वाले हो, फाइनल कंज्यूमर खरीदता है। हाँ जी, तो अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अपना? 79 क्या बोलता है अभी? द कंडीशन फॉर प्योर कॉम्पिटिशन, ओके। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। और बोथ ए एंड बी, चलो ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट, नहीं ये नहीं है, परफेक्ट नॉलेज नहीं था, तो आंसर होना चाहिए इसका सी। ये परफेक्ट मार्केट का है, प्योर ओलिगोपोली। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली है ना, उस पर कंफर्म आपको क्वेश्चन आएगा। याद है, मोनोप्सोमी, प्योर ओलिगोपोली, पार्शियल ओलिगोपोली, सिंपल ओलिगोपोली, ये इस पे 100% क्वेश्चन आएगा। तो प्योर ओलिगोपोली क्या होती है? होमोजेनियस गुड्स होते हैं, पढ़ने पड़े थे, ठीक है। कंफर्म क्वेश्चन आ सकता है आपको उस पर, कंफर्म।
इन ओलिगोपोली मार्केट व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, ये तो मैंने पढ़े थे कि बाकी लोग उसको फिर फॉलो करते हैं, बाकी लोग उसको फिर फॉलो करते हैं, लीडर ऑफ द ग्रुप को बोलते हैं ना, तो पार्शियल ओलिगोपोली कहते हैं उसको, क्योंकि ओलिगोपोली में तो सभी डोमिनेंट होते हैं ना, यहाँ तो एक बंदा डोमिनेंट है, बाकी उसको फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो आप ग्रुप बना रहे हो, ये भी नहीं है, ये भी ग्रुप वाली हो गई, और इसमें तो सब एक जैसे प्राइस पर ले रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। सेंट्रलाइज बॉडी के थ्रू आप सामान बेच रहे हो। देखो अमूल का एग्जांपल दिया था, एक जगह पर लाके रखे सबने और ये सामान बेच रहा है, तो ये होता है सिंडिकेट, है ना। तो ये एक सिंडिकेट बना, सिंडिकेट मतलब आपको एक जगह दी गई, और कोलिजिव का मतलब क्या होता है, सब एक जगह पर सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम अपना माल अपने तरीके से बेचेंगे, जैसे ओपीईसी, वो कोलिजिव है। ये इन्होंने एक सेंट्रल बॉडी बना ली, जैसे मैंने अमूल का एग्जांपल दिया था, सिंडिकेट हो गया, एक प्रकार का सिंडिकेट बन गया, ठीक है, जगह बन गई, एक पैरामीटर। When the monopolies divide the consumer into separate सब मार्केट, ये तो पढ़े थे पहले, ये सा डायग्राम आपको याद होगा, 3 डायग्राम बनाया था उन्होंने, याद आया, ऐसे करके कुछ बनाया था, आपको याद आया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फिर एक तीनों को मिला के ऐसे करके, ऐसे याद है, फिर ये एक ऐसे प्राइस आ जाता है, ऐसे करके याद है। तो अच्छा, चार्जिंग डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सोचो। When the monopolies divide the consumer into separate sub market and charge at different prices in different sub market, तो इसको कौन सा डिस्क्रिमिनेशन का है ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। चलो इसका आप जब रिवीजन करोगे ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, तो उसमें लिखा रहेगा है सब मार्केट में डिवाइड करते हो जब आप डिफरेंट प्राइसेस लगा दो तो क्या होगा, ठीक है। 84 क्या बोलता है भैया, अंडर डैश द मोनोपोलिस्ट विल फिक्स अ प्राइस व्हिच टेक्स अवे द एंटायर, अभी पढ़ा है फर्स्ट डिग्री, पूरा सरप्लस लेके चलेगा ना, पार्ट ऑफ सरप्लस होता तो सेकंड डिग्री, और अलग अलग चार्ज कर रहे हो तो थर्ड डिग्री। चलो मैंने आंसर दे दिया, पार्ट, फुल एंड अलग अलग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू बोल रहा है आपको, सर टाइम के हिसाब से भी करते हैं आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, समय के हिसाब से, कोई चीज की बहुत अर्जेंट नीड है, इनकम के हिसाब से भी करते हैं, ज्यादा वाले से ज्यादा लेते, कम वाले से कम, और डेफिनेटली एनी ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए इसका। अरे यार मोनोपोली, एक ही बनाने वाला, एक ही बेचने वाला, है ना। मोनोपोली मार्केट का डिमांड कर पूछ रहा है आपसे, डाउनवर्ड स्लोपिंग, पहले तो आप मोनोपोली क्रिएट करते हो ना, डाउनवर्ड प्राइस कम करके। इफ द एवरेज कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज रेवेन्यू, एसी इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओके, तो मतलब लॉसेस बियर कर रहे हो, और क्या है लॉसेस, ये हो नहीं सकता, इसका तो ये होता, ये भी नहीं हो सकता, इसका तो ये होता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका यही होता, ठीक है, ये आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्राइस रिजिडिटी इज, नहीं प्राइस रिजिडिटी इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली, तो अपने पढ़े ना, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सेलिंग कॉस्ट और पॉसिबल, सेलिंग कॉस्ट तो उसमें लगता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, याद है, सेलिंग कॉस्ट अलग से माल, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आपका खर्चा बढ़ता है, ये तो गलत है, फ्रीली मूवेबल होते हैं इसमें तो, ठीक है। आंसर डी लग रहा है, इंडस्ट्री में बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ओके, अंडर मोनोपोली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, ओके ठीक है, ये तो ट्रू हो गया ना। और मोनोपोलिस्ट में रिस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड रेज द प्राइस, ये भी कर सकता है वो, स्कैर्सिटी क्रिएट करके। कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल अंडर परफेक्ट मार्केट, होमोजेनियस होती है भाई, हेटेरोजेनियस नहीं होती, और ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, सी, आंसर क्या आएगा, सी। तो ये आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, और मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने जो आपको बताया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है, व्हेन एमसी इक्वल्स टू एमआर, और नॉर्मल प्रॉफिट कम होते हैं व्हेन एसी इक्वल्स टू एआर, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना। और आउटपुट कब बढ़ाने की कोशिश करते हो आप, व्हेन योर प्राइस इज मोर देन एटीसी, जब आप तो कोशिश करो ना ज्यादा से ज्यादा माल बेचो। तो ये जो ओलिगोपोली के जो टाइप्स है ना, भूलना नहीं है भाई, इसको भूलना नहीं है बाबा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये जो है ना, ये है, ये पूछ सकता है दो फर्म की, जैसे ओला, उबर, और क्या है यार, अमेजोन, अच्छा वो अगर ये पूछा ना अमेजोन, नेटफ्लिक्स, और ये क्या, तो ये ओलिगोपोलिस्टिक है क्योंकि फ्यू है ना,
और सबका डोमिनेंस अपना अपना। और ओला ऊपर आ गया तो ड्यूओपोली हो जाएगा। मार्केट और क्या आ सकता है, मास्टर कार्ड और वीजा में भी ड्यूओपोली है। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स और फैक्टर मार्केट मतलब लैंड लेबर कैपिटल खरीद रहे, तो ओलिगोपोली। बायलेटरल मोनोपोली क्या बोल रहा है वो, कि सिंगल सेलर और सिंगल बायर। मैंने आपको गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोली। ये सब कंफर्म पूछेगा आपको। फैक्टर मार्केट क्या होते हैं ध्यान रखना, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स है और यहाँ सिंगल बायर है, तो मोनोपोली से रिलेटेड है। और टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली कहाँ आपके, ये कहाँ गया है यार, ये इस पे भी बहुत चांस है आपका क्वेश्चन आने का, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पीछे के जो क्वेश्चन 120 वो भी सॉल्व कर लेना। पेपर में जो आपकी मॉड्यूल में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में और पीछे इसी में से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से बाहर से नहीं आएंगे, और आपकी मॉड्यूल में जो अंदर लिखी हुई चीजें हैं। ठीक है बच्चों, चलो टेक केयर, बाय।